ठीक है, हम आपका टॉपिक आज स्टार्ट करने वाले हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज के ऊपर। ठीक है, तो हाँ, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि माइक्रोन्यूट्रिएंट बना शब्द कहाँ से आया। तो सबसे पहले हम जानेंगे, क्योंकि मैक्रो हम ये दो वर्ड्स का यूज करते हैं, तो ये सारे के दोनों वर्ड्स जुड़े किस में हुए हैं? न्यूट्रिएंट में। तो न्यूट्रिएंट क्या होता है? न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म यानी कि चाहे वो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, या फंगाई हो, या प्रोटिस्ट हो, उनको अपनी ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए, या रिप्रोड्यूस करने के लिए उसकी जरूरत होती है। जैसे हम लोग को है, अगर हमें अपना जीवन चलाए रखना है तो जीवन चलाए रखने के लिए हम फूड लेते हैं, और हम जनरली कोशिश करते हैं कि हमारा फूड ऐसा हो जिसमें भरपूर न्यूट्रिशन हो। ऐसा ही तो फूड हम लोग एडवाइस करते हैं हेल्दी फूड लेने के लिए। तो जो ये न्यूट्रिएंट होते हैं उसकी मात्रा उसमें भरपूर होनी चाहिए। तो ये सिर्फ केवल इंसानों को, ह्यूमन बींग्स को नहीं चाहिए होता, प्लांट्स को भी, एनिमल्स, फंगाई, जितने भी लिविंग बींग्स हैं सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जब सेल्स के अंदर जाते हैं तो सेल्स के अंदर जाने के बाद में ये मेटाबॉलिज्म में आपकी हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ ही सेल से बाहर आने के बाद कुछ एक्स्ट्रा सेल नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स, जैसे कि मान लीजिए आपके हेयर हो गया, स्किल्स हो गए, इन सब के ऊपर भी आपकी हेल्प करते हैं। सबसे पहले तो समझा कि न्यूट्रिएंट क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए जिनकी बाहर से जरूरत होती है या शरीर के अंदर हमें वो चाहिए होते हैं। ये न्यूट्रिएंट जब किसी सेल के अंदर जाते हैं तो वो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में भी काम करते हैं, और इसके साथ साथ सेल इन्हें अपने उससे बाहर भी निकाल देती है ताकि वो कुछ नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर जैसे कि हेयर, स्केल्स, इन सब के ऊपर भी अपना काम कर सके। अब हम आगे बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स की, कि जो न्यूट्रिएंट्स का जो क्लासिफिकेशन है ये दो प्रकार से किया गया है। न्यूट्रिएंट्स को हमने दो में ग्रुप्स में डिवाइड किया। पहले हमारे हो जाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कि इनकी मात्रा, जैसे मैक्रो शब्द ही क्लियर कर रहा है कि इनके जो हमें मात्रा में चाहिए होते हैं, इनकी मात्रा हमें ग्राम्स या आउंसेस में चाहिए होती है, जबकि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें मिलीग्राम या माइक्रोग्राम्स में चाहिए होते हैं। तो बात करें अगर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर हो गए। और जो आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं इनमें आपके आ जाते हैं पहले विटामिन और दूसरे मिनरल्स। ठीक है, आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में दो डिवीजन हो जाते हैं, पहला हो जाता है विटामिन और दूसरे हो जाते हैं मिनरल्स। आप इन मिनरल्स को भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहले है मैक्रो मिनरल्स और दूसरे हो जाते हैं ट्रेस मिनरल्स। इतना समझ में आया आपको? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम आते हैं कि ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिसका हमने अभी डिवीजन पढ़ा कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के होते हैं, एक विटामिन हो गया और दूसरा मिनरल्स हो गए। इनकी जो मात्रा हमें चाहिए होती है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ताकि वो हमारे शरीर के क्या काम करते हैं? न्यूट्रिएंट्स का काम है हमारे शरीर के फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बढ़ाना, ग्रोथ में काम करना, रिप्रोडक्शन, इम्यूनिटी को बढ़ाना, मेटाबॉलिज्म में काम करना। इन सारी चीजों के लिए हमें न्यूट्रिएंट्स की यानी कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है जब हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए बताया गया है कि ये बहुत सारे बॉडी फंक्शंस में, इंक्लूडिंग एंजाइम्स, हार्मोन्स, सपोर्टिंग द इम्यून सिस्टम, मेंटेनिंग द बोन हेल्थ, इन सब में जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। इसीलिए हम आज इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले किसी भी चीज को पढ़ने के लिए ये जानना जरूरी होता है कि आखिर उस चीज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये, क्योंकि अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम नहीं लेंगे तो हमारे शरीर में होने वाली मेटाबॉलिज्म, हमारे शरीर की ग्रोथ, हमारी जो इम्यूनिटी है, रिप्रोडक्शन की प्रोसीजर है, ये सब कुछ इनके बिना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके क्लासिफिकेशन को। जैसे मैंने पहले शॉर्ट में बताया भी था कि हमारा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है उसको हमने दो ग्रुप्स में बांटा है। पहला ग्रुप है हमारा विटामिन और दूसरे है हमारे मिनरल्स। अब इन विटामिन को भी हम जो दो पार्ट में बांट सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। पहले हो जाएंगे हमारे फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरे हैं हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन। आपने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं उसमें आपके आते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस के आपके पार्ट हो जाते हैं B1, 2, 3, B5, 6, 7 एंड B9, B12 और साथ ही साथ विटामिन सी। मैं रिपीट करती हूँ, विटामिन के दो ग्रुप्स हैं। पहला आपका आता है फैट सॉल्युबल विटामिन, जिसमें आपके क्या आ जाएंगे स्नेहा? विटामिन डी, ई के, आप ऐसे याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसमें आपके आ जाएंगे बी कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी। ओके,
क्योंकि हमने पढ़ा था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स दो प्रकार के हैं, विटामिन और मिनरल्स। विटामिन हमने पढ़ लिए दो प्रकार के। अब हम आते हैं मिनरल्स की बात करते हैं। इन मिनरल्स को भी फिर से दो डिवीजन, दो ग्रुप्स में बांटा गया। पहले हमारे आए मैक्रो मिनरल्स और दूसरे हमारे आए ट्रेस एलिमेंट्स। तो जो मैक्रो मिनरल्स, जैसे हम ये सोचेंगे कि पढ़ तो हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रहे हैं, लेकिन यहाँ पे शब्द लिया गया मैक्रो, तो क्या ये उसी कैटेगरी में आ गया? लेकिन नहीं, मैक्रो मिनरल्स, क्योंकि मिनरल शब्द अपने आप में ही बताता है कि हमने इसको कम क्वांटिटी में लिया है, ठीक है, ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मैक्रो मिनरल्स लेने का मतलब ये है, क्योंकि जब हमने इनको मिनरल्स को दो कैटेगरी में बांटा, पहला मैक्रो मिनरल्स, दूसरा ट्रेस में, तो ट्रेस की अपेक्षा मैक्रो मिनरल्स थोड़ी सी ज्यादा क्वांटिटी में शरीर के अंदर चाहिए होते हैं, इसलिए इसका नाम मैक्रो मिनरल्स कर दिया गया। नीडेड इन द लार्ज अमाउंट्स, ठीक है, ये लेकिन फिर भी ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की अपेक्षा, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े थे, जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसकी अपेक्षा ये कम ही क्वांटिटी में होते हैं, इसलिए हम इन्हें मैक्रो मिनरल्स कहते हैं। इनमें आपके एग्जाम्पल्स हैं कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड एंड सल्फर। अब हम जानते हैं कि हम जब भी कोई डाइट लेते हैं तो कहा जाता है कि हेल्दी डाइट लीजिए, और हेल्दी डाइट लेने के रेफरेंस में हमेशा ही सजेस्ट किया जाता है कि हमारी डाइट में कैल्शियम भरपूर मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि वो बोन्स की ग्रोथ करता है, फास्फोरस होना चाहिए, सोडियम, पोटेशियम होना चाहिए, नहीं तो हमारे शरीर के किसी ना किसी सिस्टम को कोई ना कोई इन सब की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीजेस हो जाएंगी। और वो डिजीजेस क्या क्या हो जाती हैं, अगर हमारे फूड में, हमारे लिए गए द्वारा जो भी डाइट ली जा रही है उसमें इन न्यूट्रिएंट्स की भरपूर मात्रा नहीं होगी, तो इन सब की कमी के वजह से हमारे शरीर में कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज क्रिएट हो जाएगी। उसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा इसका मिनरल्स का पार्ट आता है ट्रेस एलिमेंट्स। ये बहुत ही कम मात्रा में चाहिए होते हैं मैक्रो मिनरल्स की अपेक्षा। इनके एग्जाम्पल्स हैं आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयोडीन, सिलीनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड फ्लोराइड। आपने ये सारी चीजों के नाम, एलिमेंट्स के नाम पढ़े ही होंगे, लेकिन ये एलिमेंट्स केवल उस समय जानने के लिए नहीं थे केमिस्ट्री में, बल्कि इन सब की हमें हमारे शरीर में, हमारे शरीर की ग्रोथ के लिए, आगे रिप्रोडक्शन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, इन सारे एलिमेंट्स की शरीर में हर हाल में जरूरत होती है। बस किसी की थोड़ी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है और किसी की थोड़ी कम मात्रा में जरूरत होती है। नेक्स्ट आते हैं कि जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है। तो अभी मैंने कहा भी, क्योंकि हमें ये क्लियर है कि हमारा जो भी डाइट होगी, जो भी फूड होगा, वो ऐसा होना चाहिए जिसमें इन सब चीजों की मात्रा हो। और कुछ चीजें हमारे शरीर में हमें मिलती हैं, कभी कभी सनलाइट से मिलती हैं, जैसे विटामिन डी मिलता है। लेकिन अगर किसी कंडीशन में इन न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए, डेफिशिएंसी दो प्रकार से हो सकती है कि हम जब इन्हें बाहर से लेते हैं तो हमारे द्वारा ली जाने वाली डाइट में इनकी मात्रा प्रॉपर ना हो, या फिर हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, सिस्टमिक प्रॉब्लम हो जाए, जिसकी वजह से इन न्यूट्रिएंट का अंदर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर मात्रा में ना होने पाए। उस कंडीशन में हमारे शरीर में इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी कि कमी हो जाती है, और उस कंडीशन में जो भी रोग यानी डिजीज क्रिएट होती हैं, उन्हें हम नाम देते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस, जिसके बारे में हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज लीड टू अ वाइड रेंज ऑफ डिजीजेस, पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन। ज्यादातर ये जो डिजीजेस है वो हमें देखने को मिलती हैं बच्चों में, चिल्ड्रन में, प्रेग्नेंट लेडीज में, एंड पॉपुलेशंस विद पुअर न्यूट्रिशन। और उस पॉपुलेशन में जहां पर लोगों को एक सही पोषण नहीं मिल पाता, यानी कि पुअर न्यूट्रिशन होता है, लोगों की डाइट वो कुछ भी खा लेते हैं, या जो आप कह सकते हो कि क्लेबर क्लास हो गए, या आप कह सकते हैं कि जो बहुत ही पुअर लोग हैं, वहां पर न्यूट्रिशन की कमी होने की वजह से आपको ज्यादातर ये माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीज उन लोगों में ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट हम आते हैं, जो हमने पढ़ा था कि हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, उनके हमने दो डिवीजन किए थे, पहला विटामिन और दूसरा क्या किया था, मिनरल्स। तो जब हमने विटामिन को भी दो ग्रुप में बांटा था, पहले थे हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन और दूसरे थे फैट सॉल्युबल विटामिन। तो पहले हम पढ़ेंगे फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में, जो कि हमारे क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो पहले हम आते हैं अपने विटामिन ए पे, जिसे कि विटामिन ए का दूसरा नाम रेटिनॉल भी होता है, ठीक है, ये रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है।
सबसे पहले हमें किसी भी विटामिन को या मिनरल्स को या मैक्रोन्यूट्रिएंट को जानने से पहले जरूरी होता है इसकी डेफिशिएंसी जानने से पहले कि वो शरीर के अंदर काम क्या करता है, क्योंकि अगर हमें उसका काम पता है कि वो काम क्या करता है तो जब उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ऑफ कोर्स उसी से रिलेटेड डिजीजेस या सिम्टम्स हमारे सामने आएंगे। तो ये जो रेटिनॉल यानी कि विटामिन ए होता है, इसका फंक्शन होता है विजन देना हमारे को, जो हम देख पा रहे हैं रोडोप्सिन की फॉर्मेशन करता है जिससे हमें विजन मिलता है। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्लियर है कि हमें विजन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। दूसरा इसका काम होता है एपिथेलियल सेल इंटीग्रिटी, यानी कि एपिथेलियल सेल की फॉर्मेशन में ये काम देता है, इम्यूनिटी हमारे शरीर की बनाता है और ग्रोथ में विटामिन ए का रोल होता है। इसका कॉजेज जो होते हैं कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, अगर पुअर डाइटरी इंटेक हो, डाइट प्रॉपर ना ली जाए, या फिर कोई माल एब्सॉर्प्शन हो जाए, या प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज हो जाए, तो उस कंडीशन में विटामिन ए की शरीर के अंदर डेफिशिएंसी होने लगती है और ये कुछ रोगों को, डिजीजेस को हमारे शरीर में उत्पन्न कर देती हैं, जिसकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीजेस में हमारे सामने पहली कॉमन डिजीज आती है जिसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस का दूसरा नाम होता है निक्टेलोपिया, आपने पढ़ा भी होगा, इसके बारे में सुना होगा। नाइट ब्लाइंडनेस बहुत बहुत जनरल लोगों में सुनने को मिल जाती है। इसका नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि रात में अंधा हो जाना, यानी कि या तो रात में बिल्कुल नहीं दिखाई देगा या फिर रात के समय धुंधला दिखाई देना, इसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या फिर निक्टेलोपिया, और ये विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाता है। दूसरी डिजीज होती है ज़ेरोफ्थैल्मिया। ज़ेरोफ्थैल्मिया का मतलब होता है ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा। जो हमारी आंखों में कंजक्टाइवा होता है उसमें ड्राइनेस हो जाती है, जैसा कि आप ये चित्र में भी देख सकते हो, इस तरह की ड्राइनेस क्रिएट हो जाती है, इसे हम कहते हैं ज़ेरोफ्थैल्मिया। बहुत जनरली केसेस देखने को मिलते हैं, इसमें पेशेंट जब देखने लगता है, वो धूप में जाता है तो उसको जरा सी रोशनी पे आंख धियाने लगती है, दिखाई नहीं देता है, और बहुत ज्यादा ब्लरिंग होने लगती है आंख के अंदर, ऐसे लगता है कि कोई चीज चुभ रही है लगातार। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं ड्राइनेस ऑफ कंजक्टाइवा यानी कि ज़ेरोफ्थैल्मिया में, जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। तीसरी कॉमन में आता है आपके बाइटॉट स्पॉट। बाइटॉट स्पॉट क्या होता है कि कंजक्टाइवा पे एक फोमी ट्रायंगुलर स्पॉट बन जाता है, एक छोटा सा स्पॉट बन जाएगा ट्रायंगुलर जैसा, उसे हम कहते हैं बाइटॉट स्पॉट, और ये भी विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। नेक्स्ट, विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ग्रोथ रिटार्डेशन होगी, यानी कि ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी और इम्यूनिटी आपकी कम हो जाएगी। अभी तक समझ में आ गया कि अगर विटामिन ए का रोल क्या होता है, विजन में काम करता है, एपिथेलियल सेल में की फॉर्मेशन में काम करता है, ग्रोथ में काम करता है और इम्यूनिटी देता है। तो अगर शरीर में इसकी कमी हो गई तो क्या क्या होगा, विजन पे इफेक्ट होगा, जिसमें हमारे बाइटॉट्स फॉर्मेशन हो, बाइटॉट स्पॉट बन जाएगा, ज़ेरोफ्थैल्मिया हो जाएगा, हमें जैसे मैंने पहले स्लाइड में बताया था ज़ेरोफ्थैल्मिया हो जाएगा, निक्टेलोपिया हो जाएगा, ग्रोथ वाले पार्ट पे आए तो ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाएगा एंड इम्यूनिटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वी कम एट द विटामिन डी। विटामिन डी, जैसे विटामिन ए का हमने नाम पढ़ा था रेटिनॉल, वैसे ही विटामिन डी का दूसरा नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ये कॉमनली जाना जाता है कैल्सीफेरॉल के नाम से। ठीक है, आप कहीं भी विटामिन डी की जो मेडिसिन मार्केट में आती हैं, अगर आप वो देखोगे तो उस पर लिखा रहता है कि अगर इसमें विटामिन डी है, उनकी टैबलेट्स वगैरह पे, इन सब पे तो कैल्सीफेरॉल लिखा रहता है। तो कैल्सीफेरॉल के नाम से विटामिन डी जाना जाता है। इसका जो फंक्शन होता है, इसका काम होता है विटामिन डी का, कैल्शियम और फास्फोरस की जो मेटाबॉलिज्म होती है हमारे शरीर के अंदर, उसमें विटामिन डी का काम रहता है। तो अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हम समझ सकते हैं कि जहां जहां पे कैल्शियम और फास्फोरस की मेटाबॉलिज्म का रोल है, वो पार्ट हमारी बॉडी के अंदर इफेक्ट करेगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, विटामिन डी बोन का मिनरलाइजेशन करता है। बोन में जो मिनरलाइजेशन होता है, उसमें विटामिन डी का रोल होता है। तो इसके कारण क्या क्या हो जाते हैं, किस कारण से विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। अगर जो लोग धूप का कहते हैं ना कि थोड़ी देर धूप में भी जाके बैठना चाहिए, मेहनत का काम करना चाहिए, आजकल के बच्चे या आजकल की लाइफ में लोग सनलाइट का एक्सपोजर नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से आजकल के लोगों में ये प्रॉब्लम विटामिन डी की डेफिशिएंसी ज्यादा देखने को मिल रही है, जबकि पहले के जनरेशंस में ये ज्यादा देखने को नहीं मिलती थी, क्योंकि पहले लोग सनलाइट का एक्सपोजर अच्छे से करते थे। अभी लोगों के लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया है, जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है और हमें आगे जाकर इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है।
दूसरा हमारी आती है कि अगर डाइट प्रॉपर नहीं है, या फिर हमारे शरीर में लीवर और किडनी की कोई ऐसी डिजीज हो जाए जिससे विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना हो पाए। मैंने आपसे कहा था कि अगर डाइट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, या जिस सोर्स से भी आप उस विटामिन को या न्यूट्रिएंट को ले रहे हैं वो सोर्स प्रॉपर नहीं है, या फिर आप अगर मान लीजिए कोई ऐसी डिजीज हो जाए जिससे आपने जो अंदर न्यूट्रिएंट लिया उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर ना हो पाए, तो उस कंडीशन में भी इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इसके कारण डेफिशिएंसी होने से जो डिजीजेस होती हैं उनमें पहला आता है रिकेट्स, जो कि बहुत कॉमन है और ये जनरली बच्चों में देखने को मिलता है। इसके मेन सिम्टम्स में आता है कि रिकेट्स में आप इसमें भी देख सकते हो, डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इसमें बोन की डिफॉर्मिटी हो जाती है। जो लेग्स देखो आप क्या होता है, जनरली सीधे होते हैं, लेकिन इसमें लेग्स कैसे हो जाते हैं, बो लेग्स हो जाते हैं, ऐसे बो की तरफ हो जाते हैं, ठीक है, ऐसे लेग्स हो जाएंगे, ये जैसे आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये बो लेग्स हो जाते हैं और साथ साथ नॉक नी हो जाते हैं। बो लेग्स को हम कहते हैं जेन्युवेलम, ठीक है, जेन्युवेलम के नाम से भी जाना जाता है, और जो नॉक नी होता है उसे हम जानते हैं जेन्युवेरम के नाम से, जिसमें अपोजिट हो जाते हैं, मतलब नी जुड़ जाएंगे और पैर ऐसे हो जाएंगे तिरछे करके, ठीक है। और उसके बाद आता है रैकेटिक रोजरी, ये एक सिम्टम देखने के लिए मिलता है। फिर आते हैं नेक्स्ट डिजीज पे कि अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो बच्चों में तो रिकेट्स देखने को मिलता है, अगर एडल्ट्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो रिकेट्स तो नहीं हो सकता। अब एडल्ट्स में अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी सिम्टम देखने को मिलेगा, जिसमें जनरली जो लोग होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, उनकी बोन में पेन रहने लगता है। अब उनकी बोन फ्रेजाइल हो जाएंगी तो फ्रैक्चर जल्दी जल्दी होगा, मसल वीकनेस हो जाएगी, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और इसे हम कहते हैं ऑस्टियोमलेशिया, जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से एडल्ट्स में होता है। तीसरी आती है हमारी ऑस्टियोपोरोसिस, कॉमन कंडीशंस में ये एक लॉन्ग टर्म डिफिशियंसी होती है, मतलब क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आपने थोड़े दिन अगर विटामिन डी नहीं लिया है तो आपको ये हो जाएगा, ये धीमे 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 करके जनरली देखने को मिलता है। जनरली मोस्ट कॉमन केसेस इसके जो है ओल्ड एज में देखने के लिए मिलते हैं। हाँ, आजकल कम एज पे भी ऑस्टियोपोरोसिस देखने को मिल रही है, लेकिन उसके केसेस कम है। इसमें क्या होता है, जो अंदर बोन्स होती हैं वो बोन्स अंदर से खोखली हो जाती है, वीक हो जाती हैं, और बोन्स बहुत, आप ही कह सकते हो कि जैसे हम लोग कहते हैं बोन्स बहुत स्ट्रांग होती हैं, इन केसेस में बोन्स बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं होती है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है जो कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होती है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। जो विटामिन ई है वो जाना जाता है जनरली टोकोफेरॉल के नाम से। इसके फंक्शंस में आता है कि काम क्या करता है। तो विटामिन ई हमारे शरीर में एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। और सबसे बड़ा इसका जो रोल होता है वो हीमोलाइसिस प्रिवेंशन, यानी कि जो हमारी आरबीसीज होती हैं उनको टूटने से रोकता है। तो अब सोचो अगर इन सब की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, हीमोलाइसिस प्रिवेंशन, यानी कि आरबीसीज टूटेंगी, उसके टूटने से जो नुकसान होगा तो एनीमिया हो जाएगा। तो जनरली इसकी डिजीजेस में आता है, इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो हीमोलाइसिस प्रिवेंशन कर रहा था, अब हीमोलाइसिस प्रिवेंशन करने से क्या हो जाएगा, हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा। स्पेशली हीमोलाइटिक एनीमिया हमें देखने को मिलता है प्री टर्म इन्फेंट्स में, जो कि बच्चे, ऐसे बच्चे जो कि अपनी टाइम से पहले ही हो जाते हैं, उन्हें हम प्री टर्म इन्फेंट्स कहते हैं, उनमें हमें हीमोलाइटिक एनीमिया देखने के लिए मिलता है। दूसरा आता है कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से जो है न्यूरोलॉजिकल इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि एटेक्सिया है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, इस तरह के प्रॉब्लम्स। और तीसरा है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जो बहुत कह सकते हो कि रेयर कंडीशन है, लेकिन जब ये मेल्स में देखने, लड़कों को में देखने मिलती है, आप चित्र में देख भी रहे होगे, ये बोन्स इस तरीके की इसमें हो जाती है। इसमें धीमे 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 करके डिस्ट्रॉय होने लगता है और बहुत सारे सिस्टम भी इन्वॉल्व होने लगते हैं। पेशेंट के लिए खड़े रह पाना, अपनी बोन्स को यूज कर पाना मुश्किल हो जाता है, हाथ पैर इसमें सब धीमे धीमे टेढ़े होने लग जाते हैं क्योंकि बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। तो ये हो गया आपके विटामिन ई की डेफिशिएंसी। अब हम आते हैं विटामिन के। तो विटामिन के बारे में जो है ये कि इसका मेन फंक्शन क्या होता है। बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि हमारा जब ब्लड कहीं से निकलता है तो हम उसे क्या करते हैं, कुछ देर बाद वो अपने आप जम जाता है। क्यों जम जाता है, क्लॉटिंग
क्योंकि वहां पे कहते हैं ब्लड क्लॉट हो गया, अपने आप क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जो इस प्रोसेस में काम करने वाले क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, जो हमने पढ़े हुए हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स 1 से लेके 13 तक होते हैं। इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से जो 4 यहाँ बताए गए हैं, 2nd, 7th, 9th एंड 10th, ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है इनकी सिंथेसिस में विटामिन के का रोल होता है। तो अब आप हम समझ गए कि अगर मान लीजिए इन क्लॉटिंग फैक्टर्स इन 4 में विटामिन के का रोल है, तो इसकी वजह से जो भी डेफिशिएंसी से डिजीजेस होंगी वो हमारी क्या होगी, ब्लड रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी। तो इनकी वजह से डेफिशिएंसी से हमारी डिजीजेस जो हो जाती हैं वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, हेमरेज होने लगते हैं क्योंकि क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, हेमरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, छोटे बच्चों में जो है वो हेमरेज वाली डिजीजेस होने लग जाती हैं, एंड प्रोलॉन्ग प्रोथ्रोम्बिन टाइम। इसका जनरली हमें जो अगर हम लैब टेस्ट करवाते हैं तो जो प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है वो बढ़ जाता है। ये आपका हो गया विटामिन के। अभी तक हाँ इतना समझ में आ गया जो हमने फैट सॉल्युबल विटामिन पढ़े ए डी ई के, ठीक है। तो हमें हेलो हाँ देखो हमें यही करना है कि सबसे पहले मैं बताना है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट क्या होते हैं, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट का हमने डिवीजन किया, उनको हमने विटामिन और मिनरल्स में बांटा, विटामिन को हमने फिर से 2 में बांटा, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन से। फैट सॉल्युबल विटामिन हमने पढ़ लिए 4 होते हैं ए डी ई के, उनके बारे में पढ़ा कि उनका फंक्शन क्या है। हमें अगर ये पता है कि वो क्या काम करते हैं तो जब भी उनके शरीर में डेफिशिएंसी होगी तो हमारे को उसी सिस्टम से रिलेटेड या जो काम कर रहे थे उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट उस पे जो कि है हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन। जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं ये होते हैं बी कॉम्प्लेक्सेस, इसके अंतर्गत आने वाले हैं हमारे बी कॉम्प्लेक्सेस एंड विटामिन सी। बी कॉम्प्लेक्सेस आप जानते हैं कई सारे होते हैं, इसमें से जो हम यहाँ पर बताए गए हैं वो आपके हो जाएंगे विटामिन B1, आपके हो गए विटामिन B1 हो गया, फिर आपका विटामिन B2, B3, फिर विटामिन B6, B9 और B12, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन B1 के बारे में। जो हमारा विटामिन B1 होता है इसका नाम होता है थायमीन, इसे हम जानते हैं थायमीन के नाम से। ये क्या काम करता है कि एक कोएंजाइम की तरह काम करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होती है उसमें विटामिन B1 यानी थायमीन एक कोएंजाइम की तरह काम करता है। साथ ही साथ नर्व कंडक्शन में भी इसका रोल होता है विटामिन B1 का। तो अब अगर शरीर में इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो क्या होगा, हमें जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो हैम्पर्ड होगी, साथ ही साथ क्योंकि ये नर्व का कंडक्शन कर रहा है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे सामने आने लग जाएंगे। इसके कॉजेज में होता है जनरली विटामिन B1 की डेफिशिएंसी तब होती है जब लोग वैसे राइस लेते हैं डाइट में जो कि पॉलिश किए होते हैं। इसीलिए आजकल कहा जाता है कि बहुत जगह पे जो नकली चीजें खिलाई जा रही हैं, गलत हम लोग फूड ले रहे हैं, उसमें पॉलिश वाली दालें आ रही हैं, पॉलिश राइस आ रहे हैं। तो जब कई बार लोग जो है इस तरह की डाइट लेते रहते हैं जहां पता नहीं चलता कि पॉलिश राइस का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है। या फिर क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के केस में भी विटामिन B1 की यानी कि थायमीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और ऐसे केसेस में जो हमारे सामने सिम्टम्स आते हैं इसकी डेफिशिएंसी होने पे, उसमें सबसे कॉमन जो हमारे सामने आता है वो है बेरी-बेरी। ये बेरी-बेरी जो नामक रोग होता है ये 3 प्रकार का होता है। बेरी इसमें 2 ही मेंशन किए हैं, एक्चुअल में बेरी-बेरी जो डिजीज है ये 3 प्रकार की होती है, वेट बेरी-बेरी, ड्राई बेरी-बेरी एंड तीसरी होती है इन्फेंटाइल बेरी-बेरी। वेट बेरी-बेरी का जो मतलब होता है, ये वेट बेरी-बेरी ये हमारे शरीर के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करती है, जबकि जो ड्राई बेरी-बेरी है ये हमारे शरीर के नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। और जो इन्फेंटाइल वाला होता है ये जनरली उन ब्रेस्ट फीड बच्चों में देखने को मिलता है जिनकी मदर में विटामिन B1 की डेफिशिएंसी होती है। तो अगर पूछ लिया जाए कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से होने वाले रोगों में सबसे कॉमन होता है बेरी-बेरी नामक डिजीज, जो कि 3 प्रकार की होती है, वेट बेरी-बेरी, ड्राई बेरी-बेरी एंड इन्फेंटाइल बेरी-बेरी। अब जब वेट बेरी-बेरी होगी तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करेगी, तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी, जैसे कि हार्ट फेलियर होना, एडिमा होना, इस तरह के सिम्टम्स। ड्राई बेरी-बेरी
हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है तो न्यूरोपैथी होती है, मसल वास्टिंग हो जाएगी ये। और इन्फेंटाइल वाली हमारे जनरली बच्चों में देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट आता है बेरी बेरी के साथ साथ अगर विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी हुई तो कभी कभी बेरी बेरी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ केसेस में वर्निक्स इंसेफेलोपैथी नामक रोग देखने को मिलता है। वर्निक्स इंसेफेलोपैथी क्या होता है कि ये एक कंडीशन है जिसमें पेशेंट को कंफ्यूजन होने लगती है, ये सीधे माइंड पे अफेक्ट करता है, ब्रेन पे अफेक्ट करता है। तो इसमें सिम्टम्स के रूप में कंफ्यूजन आती है, एटेक्सिया आता है या आई एब्नॉर्मलिटीज आने लगती है। और फिर उसके बाद हमारा आता है कॉर्सकॉफ सिंड्रोम। ये जो कॉर्सकॉफ सिंड्रोम होता है ये भी ब्रेन को अफेक्ट करता है। इसमें पेशेंट में मेमोरी लॉस और साइकोसिस इस तरह के सिम्टम्स हमारे सामने देखने को मिलते हैं। जनरली जो हमें देखने को मिलता है विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी नामक डिजीज बहुत कॉमन है, ठीक है। और कभी कभी कुछ कुछ केसेस में वर्निक्स इंसेफेलोपैथी या कॉर्सकॉफ सिंड्रोम भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट आते हैं हम विटामिन बी2। अभी तक हमने पढ़ा विटामिन बी1 जिसे हम जान रहे थे थायमीन के नाम से। अब हम पढ़ेंगे विटामिन बी2 यानी कि जिसको हम जानते हैं राइबोफ्लेविन के नाम से। ये भी जैसे विटामिन बी1 भी एक कोएंजाइम था लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में काम कर रहा था, तो वही विटामिन बी2 जो है राइबोफ्लेविन के नाम से जाना जाता है। ये भी एक कोएंजाइम है और ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम करता है। तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में कोएंजाइम की तरह काम करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो हमें इससे रिलेटेड सिम्टम्स या डिजीजेस देखने के लिए मिलती है। ये विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी होती कैसे है? अगर कोई पुअर डाइट लेता है, अच्छी डाइट नहीं लेता, या फिर अल्कोहलिज्म के केसेस में हमें विटामिन बी2 यानी राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। अब इससे होने वाले जो रोग यानी डिजीजेस होती हैं उनमें हमें मिलता है किलोसिस। बहुत कॉमन है। किलोसिस का मतलब होता है जो हमारा माउथ होता है या लिप्स होते हैं इसके जो साइड्स होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं, उनमें क्रैकिंग हो जाती है। जैसा आप चित्र में देख रहे हो ये है, ये इसके कॉर्नर्स पे आपको देखो यहाँ पे ये क्रैकिंग हुई है। ये कॉर्नर्स जो होते हैं लिप्स के दोनों तरफ, दोनों लिप्स का जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे बिल्कुल ज्वाइंट वाले पार्ट पे ये साइड में क्रैकिंग्स हो जाती हैं, ठीक है। इसको कहते हैं किलोसिस। ये विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी से हो जाती है। नेक्स्ट है ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस में क्या होता है, जो हमारी टंग होती है वो मैजेंटा कलर की हो जाती है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो ये मैजेंटा कलर की टंग देखती है, इसे हम कहते हैं ग्लोसाइटिस। इसी की कमी से हमें सिबोरिक डर्मेटाइटिस, ये केसेस बहुत जनरली देखने को मिलते हैं। सिबोरिक डर्मेटाइटिस जो है आपकी स्किन को अफेक्ट करती है। फेस में व्हाइट कलर की स्केलिंग होने लग जाती है, या फिर आपके स्काल्प पे यानी कि बालों के अंदर या फिर सामने की तरफ एक बिल्कुल व्हाइट कलर का पैच जैसा बन जाता है और व्हाइट कलर की स्केलिंग होती है। इसे हम कहते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस। और इसके साथ साथ कॉर्नियल वस्कुलराइजेशन, ये हमें कंडीशंस देखने को मिल जाती हैं अगर हमारे विटामिन बी2 यानी कि राइबोफ्लेविन की डेफिशिएंसी हो रही है। तो जहां जहां पे अगर हमें किलोसिस मिल रही है, ग्लोसाइटिस मिल रही है, सिबोरिक डर्मेटाइटिस या इस तरह की कंडीशंस देखने को मिल रही हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें, क्योंकि ये डेफिशिएंसी डिजीजेस हैं, तो हमें इन्हीं चीजों की भरपाई कर देनी है। यानी कि हमें बाहर से इन सब विटामिन की जो कमी हो गई है उसको पूरा करना होगा। तो ये तो हो गया हमारा विटामिन बी2। अब हम आते हैं नेक्स्ट अपने विटामिन पे। नेक्स्ट हमारा विटामिन है विटामिन बी3 जो कि जाना जाता है नियासिन के नाम से। अभी तक हमने पढ़ा विटामिन बी1, दूसरा हमने पढ़ा विटामिन बी2 और अब हम पढ़ते हैं विटामिन बी3 यानी कि नियासिन। नियासिन के इसका फंक्शन होता है, ये एक कंपोनेंट होता है एनएडी और एनएडीपी का, साथ ही साथ एनर्जी मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है। तो जो ये काम करेगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी बी3 की, तो हमें एनर्जी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस में दिक्कत आएगी। साथ ही साथ इसका कंपोनेंट होने की वजह से इस प्रोसेस में दिक्कत आएगी और इसके सिम्टम्स हमारे सामने आएंगे। जनरली जो है विटामिन बी3 यानी नियासिन की डेफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है कि अगर कोई ऐसी डाइट ले रहा है जो कि मेज बेस्ड है, और स्पेशली मेज बेस्ड डाइट ऐसी डाइट यानी कि आपने मक्के वाली डाइट ले रहे हैं, लेकिन जो मक्का ले रहे हैं वो अनप्रोसेस्ड है, क्योंकि अनप्रोसेस्ड जो मक्का होता है उसमें
विटामिन B3 यानी नियासिन की डेफिशिएंसी होती है। जबकि अगर मक्के को यानी जो कॉर्न मेज होता है उसको प्रोसेस कर दिया जाता है तो उसमें विटामिन B3 भरपूर मात्रा में, ठीक ठाक मात्रा में होता है। लेकिन अगर कोई ऐसी डाइट ले रहा है मेज बेस्ड जिसमें जो अनप्रोसेस्ड है वो, तो वहां पर उसके शरीर में डाइट लेने के बावजूद भी विटामिन B3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उस कंडीशन में आपको यहाँ पर पिलैग्रा नामक डिजीज देखने को मिल जाती है। पिलैग्रा को जो हम डिफाइन करते हैं वो 3Ds के नाम से करते हैं। 3D इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 3 मेन सिम्टम्स होते हैं जो कि डी के नाम से डिफाइन है। पहला है डर्मेटाइटिस, दूसरा डायरिया और तीसरा है डिमेंशिया। पिलैग्रा डिफाइन की जाती है 3D के नाम से, यानी कि डर्मेटाइटिस, ये एक सन एक्सपोज स्किन, मैंने बताया कि स्किन में जो है रैशेस पड़ने लग जाते हैं, ये तो रैशेस पड़ने लग जाते हैं। दूसरी कंडीशन होती है डायरिया और तीसरी है डिमेंशिया यानी कि चीजों को भूलना। तो ये 3D के नाम से पिलैग्रा जानी जाती है। लेकिन अगर इसको हम पिलैग्रा को ट्रीट प्रॉपर नहीं करते तो साथ ही साथ इसमें एक 4th D भी जुड़ जाता है, यानी कि जिसे हम कहेंगे डेथ। तो ये अगर अनट्रीटेड रह जाती है, इसको टाइमली ट्रीट नहीं किया गया तो ये 4th D में कन्वर्ट हो जाएगी जिसमें डेथ पार्ट जुड़ जाएगा। अदरवाइज पिलैग्रा 3D के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B6। विटामिन B6 को हम जानते हैं पायरिडॉक्सिन के नाम से। जो विटामिन B6 है, पायरिडॉक्सिन है, ये हमारा काम करता है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारे शरीर में होने वाली जो अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म हो रही है उसमें रोल है हमारे किसका, विटामिन B6 का। तो सोचिए अगर हमारे शरीर में अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म जो हो रही है उस प्रोसेस से क्या क्या काम होता है। अब अगर हम अपने फूड या डाइट ऐसी ले रहे हैं जिसमें विटामिन B6 है ही नहीं तो क्या होगा, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसकी डेफिशिएंसी होने से क्या होगा, हमारे अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट होगा। साथ ही साथ इसका काम होता है न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस का। ठीक है, अब न्यूरोट्रांसमीटर्स का सिंथेसिस का काम है, तो जो ये प्रोसेस होनी है शरीर के अंदर, हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर, वो दोनों प्रोसेस आपकी रुक जाएंगी और उसके रुकने की वजह से हमें इससे रिलेटेड सिम्टम्स देखने को मिल जाएंगे। जनरली विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन की जो डेफिशिएंसी होती है वो ड्रग इंड्यूस्ड होती है। जब आइसोनियाजिड हाइड्रोलिजिन ये ड्रग को दी जाती है, ये जनरली जो है वो हाई बीपी की कंडीशन में देते हैं। इस ड्रग के वजह से कुछ लोगों में विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है या अल्कोहलिज्म के केसेस में, तो वहां पर हमें जो सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं इसकी डेफिशिएंसी से वो है इरिटेबिलिटी, बहुत बेचैनी होना, उलझन होते रहना, ठीक है, डिप्रेशन। लोग कहते हैं ना कि हम तो इसी के ये वाले, हमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं है, फिर भी हमें डिप्रेशन हो रहा है। तो वहां हमें कई बार ये भी हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि कोई ऐसी ड्रग तो नहीं ले रहे जिसकी वजह से ऐसे कोई सिम्टम्स उसको क्रिएट हो रहे हो। तो क्योंकि अगर आपको भी प्रॉपर हिस्ट्री लो तो मालूम चलता है कि पेशेंट कोई लंबे टाइम से ऐसी कोई ड्रग ले रहा है और उसके साइड इफेक्ट में ये है कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो वहां पर इसकी डेफिशिएंसी की वजह से डिप्रेशन भी पेशेंट को होने लग जाता है। तो इसके सिम्टम्स में आता है इरिटेबिलिटी, डिप्रेशन। नेक्स्ट आता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी होना, यानी कि हाथों में जैसे ग्रिप कम होना या पे टिंगलिंग सेंसेशन आपको पता चलना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया हो जाता है और सीजर्स आने लगते हैं, स्पेशली सीजर्स ये हमें इन्फेंट्स में, बच्चों में देखने को मिलते हैं अगर विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो। नेक्स्ट आता है विटामिन B9 यानी कि फॉलिक एसिड। विटामिन B9 जाना जाता है फॉलिक एसिड के नाम से। ये इसका काम होता है डीएनए सिंथेसिस में। तो आप जानते हैं कि डीएनए हमारी बॉडी में क्या मायने रखता है, तो ये इसका मेन रोल विटामिन B9 फॉलिक एसिड का सीधे सीधे डीएनए सिंथेसिस पे है, माइलिन फॉर्मेशन पे है। माइलिन शीट जो होती है उसमें विटामिन B रोल ये काम करता है माइलिन शीट बनाने का। तो अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारे ये दोनों पार्ट इफेक्ट होने लग जाएंगे। तो इसमें एक कॉज कैसे हो जाती है इसकी डेफिशिएंसी, तो इसकी डेफिशिएंसी जो है अगर पुअर इनटेक, हमने सही डाइट नहीं ली, इसको अच्छे से नहीं लिया, तो अगर अल्कोहलिज्म हो गया तो
प्रेगनेंसी के केसेस में भी विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, इसीलिए अर्ली मंथ्स में, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में फोलिक एसिड अच्छी मात्रा में प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है। और कुछ कुछ केसेस में तो अगर उनमें कोई लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी है या कोई प्रॉब्लम है तो फोलिक एसिड 3 मंथ्स के बाद भी सजेस्ट करते हैं, ताकि बच्चे में जो है फोलिक एसिड से होने वाले जो इफेक्ट हैं वो बच्चे में ना देखने को मिले। और इसके साथ ही कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनके यूज की वजह से भी विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब इसकी डेफिशिएंसी अगर हो गई विटामिन B9 यानी फोलिक एसिड की, तो क्या क्या हो जाएगा? तो जो हमने पढ़ा था कि डीएनए सिंथेसिस करता है, माइलिन फॉर्मेशन करता है, तो इससे रिलेटेड ही हमें सिम्टम्स आएंगे। अब क्या क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, साथ ही साथ न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स इन फीटस। इसीलिए प्रेग्नेंट लेडीज को फोलिक एसिड 3 मंथ्स तक खाने के लिए दिया जाता है। जनरली विलेजेस वगैरह में जहाँ पे लेडीज दिखाने नहीं जाती, चेकअप नहीं कराने जाती हैं और कोई भी अल्ट्रासाउंड नहीं कराती, वहां पे मालूम चलता है कि बाद में जब बच्चे हो रहे होते हैं तो उनमें इस तरह के केसेस बहुत देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स फीटस में देखने को मिलते हैं, जो कि आपका होता है स्पाइना बाइफिडा होना या एनसेफेलोपैथी होना। इस तरह की प्रॉब्लम्स बच्चों में देखने को मिलती हैं अगर वहां पर उनकी मदर को प्रेगनेंसी के समय प्रॉपर मात्रा में फोलिक एसिड नहीं दिया जाता, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है विटामिन B9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। इसीलिए इसको अलग से बाहर से फूड के अलावा, क्योंकि जनरली हम अपने फूड में ये सारी चीजें लेते रहते हैं एक अच्छी डाइट के रूप में, लेकिन हमें इन केसेस में इसको अलग से लेने की जरूरत है। साथ ही साथ इसकी डेफिशिएंसी से ग्लोसाइटिस भी हो जाती है, जिसको हमने अभी पहले भी पढ़ा था। ग्लोसाइटिस यानी कि मैजेंटा कलर की टंग हो जाती है और डायरिया, ये सिम्टम्स देखने के लिए हमें मिलते। नेक्स्ट आता है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 इसको जानते हैं हम कोबालामिन के नाम से। विटामिन B12 जो होता है कोबालामिन बहुत कॉमन है, इसका काम भी जो है होता है डीएनए सिंथेसिस पे और माइलिन फॉर्मेशन पे, इसका भी वही काम है। जनरली ये वो हो जाता है कि जो लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट वैगन डाइट लेते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अगर किसी में आपको इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिले तो वहां पर आप ये भी सोच सकते हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो वो किन किन वजह से हुई है। अगर कोई स्ट्रिक्ट वैगन डाइट ले रहा है, या फिर किसी को पर्निशियस एनीमिया हो रखा है, या फिर माल एब्सॉर्प्शन है, तो उन कंडीशन में भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी कोबालामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। और इससे होने वाली डिजीजेस में आपका आता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। दूसरा आता है आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में क्या क्या देखने को मिलता है? एटेक्सिया, मेमोरी इश्यूज, मतलब याद ही नहीं रह रही है चीजें, पैरास्थीसिया, बिल्कुल सुन पड़ जाना, एंड ग्लोसाइटिस, वही मैजेंटा कलर की टंग होना, फटीग, ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं। और फिर जब उनके लेबोरेटरी टेस्ट कराए जाते हैं वहां पे विटामिन B12 इन सब की डेफिशिएंसी पाई जाती है, तो बाहर से सप्लीमेंट के रूप में एक्स्ट्रा से इसको दिया जाता है। ये हो गया आपका विटामिन B12। नेक्स्ट आते हैं विटामिन C, बहुत कॉमन है, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। विटामिन C की टैबलेट्स बहुत कॉमनली मेडिकल स्टोर्स वगैरह में मिलती हैं, साथ ही साथ दी भी जाती हैं, क्योंकि इसका काम होता है, इसके फंक्शंस में है, विटामिन C का रोल है कोलेजन सिंथेसिस करना। ये कोलेजन की सिंथेसिस करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और आयरन एब्जॉर्प्शन करता है। इसीलिए अगर किसी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, किसी के शरीर में खून की कमी है, तो केवल जो है हम आयरन के टैबलेट्स या कैप्सूल एडवाइज नहीं करते हैं, उसके साथ साथ आयरन के साथ साथ हमेशा एक विटामिन C भी दिया जाता है, क्योंकि विटामिन C आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर विटामिन C सही मात्रा में नहीं है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। तो ये दोनों प्लस फॉर्म में ही दिए जाते हैं। इसके कॉजेस में आता है कि विटामिन C की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, अगर इंटेक प्रॉपर नहीं है, या अल्कोहलिज्म के केसेस में, और स्मोकिंग एक पार्ट ऐड हो जाता है। स्मोकिंग, जो लोग स्मोकिंग ज्यादा मात्रा में करते हैं उनमें विटामिन C यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। इससे होने वाला जो रोग है वो बहुत कॉमन रोग एक जो जाना जाता है वो जाना जाता है स्कर्वी।
स्कर्वी नामक रोग इससे जाना जाता है। स्कर्वी में क्या हो जाता है कि हमने पढ़ा इसका काम होता है कोलेजन सिंथेसिस करना। अब कोलेजन सिंथेसिस में इसका रोल है, तो जनरली स्कर्वी में क्या हो जाएगा, सब जगह इंटरनल पार्ट में ब्लीडिंग होने लग जाती है। तो क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स से ब्लीड करने लग जाएगा, जो टीथ होते हैं वो लूज हो जाते हैं। जहाँ कहीं पे भी अगर घाव हो गया, कोई वुंड बन गया, तो वो प्रॉपर हील नहीं हो पाता, ठीक है। बोन पेन करने लगती हैं, फ्रैक्चर्स होने लग जाते हैं क्योंकि बोन्स बहुत डेलिकेट हो जाती हैं। पिटैची एंड एनीमिया, छोटे छोटे से स्किन के नीचे पैचेस बन जाते हैं, पिटैची हो जाता है, और एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है आयरन का एब्जॉर्प्शन ना हो पाने की वजह से। तो ये सारी चीजें अगर हो रही होती हैं तो हमें विटामिन सी को पेशेंट की डाइट और इसके साथ साथ बाहर सप्लीमेंट के रूप में भी ऐड करना पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं, हमने दो पार्ट पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था कि हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं विटामिन्स और दूसरे हमारे होते हैं मिनरल डेफिशिएंसी। तो अब हम पार्ट पढ़ेंगे मिनरल वाला पार्ट को कि मिनरल में क्या क्या आता है। जो हमने मिनरल पढ़े थे कि मिनरल्स भी दो प्रकार के हैं, एक मैक्रो मिनरल्स और दूसरे हैं हमारे ट्रेस एलिमेंट्स। मैक्रो मिनरल्स में आपके आ जाते हैं कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजें आ गई। और इनकी ट्रेस एलिमेंट्स की अपेक्षा थोड़ी ज्यादा मात्रा में जरूरी होती है, तो वहीं जो आपका ट्रेस एलिमेंट होता है इनकी मैक्रो मिनरल्स की अपेक्षा थोड़ी कम मात्रा में जरूरत होती है। मैक्रो मिनरल्स में आने वाले आपके होते हैं आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, आयोडीन, सेलेनियम, क्रोमियम, मोलिब्डेनम एंड फ्लोराइड। तो अब हम पढ़ेंगे इनमें से ही कुछ के बारे में जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उनमें से एक है आपका आयरन डेफिशिएंसी। हम जनरली जानते हैं, कहीं पर भी देख रहे हैं कोई चीजें आने लगती हैं तो लोगों में ज्यादातर जगहों में आयरन की टैबलेट्स दी जा रही हैं, कहीं पे किसी को ब्लड चढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और कहीं पे किसी को कैप्सूल्स दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं? क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, या फूड की वजह से या किसी अंदर होने वाली सिस्टमिक डिसऑर्डर की वजह से भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो जो ये आयरन डेफिशिएंसी होती है, ये आयरन मिनरल है, ट्रेस एलिमेंट है, ये हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस करता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। अब ऑक्सीजन हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर उसका ट्रांसपोर्ट करने वाला यही आयरन है और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हमारी ऑक्सीजन की जो जरूरत है शरीर के अंदर वो पूरी नहीं हो पाएगी। तो हमें इसके लिए आयरन की उस जरूरत को पूरा करना पड़ता है, और अगर नहीं हो पा रही होती तो इससे रिलेटेड डेफिशिएंसी रिलेटेड डिजीजेस हमारे सामने आने लगते हैं। इनके कॉजेस में आते कारण, क्या कारण बन जाते हैं कि आयरन की डेफिशिएंसी होती है। पहले अगर डाइट अच्छी नहीं ली गई है, अच्छी डाइट नहीं ली जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, वो नहीं लिया गया तो हो गया। या कोई ब्लड लॉस, क्योंकि हमने बताया हीमोग्लोबिन सिंथेसिस में काम करता है, अगर शरीर के अंदर ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो भी आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। या फिर हुक फॉर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा जनरली डॉक्टर्स के पास जाओ और अगर बच्चे को या किसी बड़े को कोई एनीमिक होता है, उसमें आयरन की बहुत कमी हो रही होती है, तो वहां पे सबसे पहले डीवर्मिंग की जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हुक फॉर्म इन्फेस्टेशन हो रहा हो और उसकी वजह से आयरन हम बाहर से तो देते रहें, लेकिन हुक फॉर्म इन्फेस्टेशन की वजह से भी जो है उसमें आयरन बाहर से देने के बावजूद भी उसकी डेफिशिएंसी पूरी ना हो पाए। तो इसीलिए इसके साथ साथ जो है, जहां आयरन के साथ साथ एक विटामिन सी दिया जाता है जो कि इसके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं, तो वहीं पर इसकी डेफिशिएंसी होने पर यानी कि एनीमिया जैसे रोग होने पर इसको वर्म इन्फेस्टेशन को ध्यान में रखते हुए डीवर्मिंग भी कराई जाती है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो जो हमारे सामने डिजीज यानी कि रोग आते हैं उनमें पहला आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की कमी से होने वाला जो एनीमिया होता है वो। या फिर आता है हमारे सामने पैलोर। हम जानते हैं कि पैलोर मतलब क्या है, आईज का बिल्कुल सफेद पड़ जाना, फटीग, थकान होना, वीकनेस, कमजोरी लगना, स्पून शेप नेल्स। ये आप यहाँ देखो, इसमें क्या हो जाते हैं नेल्स, जनरली हमारे नेल्स क्या होते हैं, प्लेन होते हैं, ये इस तरह शेप में। इसमें क्या हो जाते हैं, नेल्स स्पून के शेप में बन जाते हैं, जिसे हम कहते हैं कोइलोनाइचिया। अगर कोई आपके पास आ रहा है और आपको देखने को मिल रहा है कि उसके नेल्स जो है वो स्पून शेप हो गए, ऐसे हो गए, तो अब आप तुरंत समझ जाइए कि उसके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। अब हमें ये खोजना पड़ेगा कि आयरन की डेफिशिएंसी हुई क्यों है। वो जो है डाइट की पूरा डाइट की वजह से हुई है, या ब्लड लॉस की वजह से हुई है,
या कोई वर्म इन्फेस्टेशन है या कोई और सिस्टमिक रीजन है जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी हुई है, और हम उस कमी को पूरा करके उसके अंदर इन सिम्टम्स की भरपाई कर देंगे। और साथ ही साथ रिड्यूस इम्यूनिटी, ये सिम्टम्स आयरन की डेफिशिएंसी पे हमें देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट आते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी। आयोडीन आयोडीन हर जगह पे तो कोई ऐड चल रहा है, सॉल्ट का ऐड हो रहा होता है, तो पहले सबसे पहले क्या जाते हैं, ये सॉल्ट लीजिए क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा भरपूर है। क्यों भाई, जरूरत क्या आयोडीन की? अगर नहीं लेंगे आयोडीन तो क्या हो जाएगा, नहीं लेंगे आयोडीन तो देखिए क्या हो जाएगा। आयोडीन हमारे शरीर में बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करता है। इसका काम होता है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करना। अब अगर ये आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे शरीर में जो बनने वाला थायराइड हार्मोन है वही नहीं बन पाएगा। अब जब वही नहीं बनेगा तो क्या क्या हो जाएगा, ये इसकी वजह से डिजीज हो जाएंगी ग्वाइटर। ग्वाइटर में क्या हो जाता है, अब ये सामने चित्र में देख रहे हो जो हमारे सामने की तरफ होता है, ये थायराइड, ये कितना बड़ा बटरफ्लाई शेप्ड हो जाता है, थायराइड इनलार्जमेंट ग्वाइटर में हो जाता है। हाइपोथायराइडिज्म यह हो जाएगा, या फिर बच्चों में एक क्रिटिनिज्म नाम का रोग हो जाता है जिसमें हमें मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलती है, स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलती है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई नमक वो यूज करिएगा जिसमें आयोडीन अच्छी मात्रा में हो, क्योंकि हम जानते हैं सॉल्ट में आयोडीन की मात्रा होती है, अच्छी मात्रा में होती है। और हमारी डाइट में इसीलिए सॉल्ट का लेना यानी आयोडीन का लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि वो थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस करता है, और अगर ये नहीं लिया जाएगा तो आगे जाके ग्वाइटर या हाइपोथायराइडिज्म या फिर बच्चों में क्रिटिनिज्म नामक रोग हो जाएगा। नेक्स्ट हम आते हैं अपने इस पे जिंक डेफिशिएंसी। अगर जिंक की डेफिशिएंसी हो, आपने ऐसी डाइट ली या चीजें कर रहे हैं कि अगर शरीर के अंदर जिंक की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा, जिंक का काम होता है एंजाइम को एक्टिवेट करना। हमारे बॉडी के तो जो एंजाइम है उसे एक्टिवेशन में भाई पड़े हुए हैं, लेकिन हर वक्त हर एंजाइम तो एक्टिवेट नहीं है। अब वो जब जिस भी प्रोसेस में काम लेता है, मेटाबॉलिज्म में भाग लेता है, तो जब वो एक्टिव होता है उसके एक्टिवेशन का काम कौन करता है, हमारा जिंक करता है। अब अगर ये जिंक की डेफिशिएंसी हो गई तो एंजाइम एक्टिव तो होंगे लेकिन जितना उन्हें होना चाहिए उतने नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ डेफिशिएंसी हुई है, खत्म नहीं हुआ है। तो अब उतनी फॉर्म में ये एक्टिव नहीं हो पाएंगे, तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली जो प्रोसीजर्स है वो सारी प्रोसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ग्रोथ, इसका काम होता है जिंक का ग्रोथ के ऊपर, यानी कि शरीर की ग्रोथ में ये काम करता है, तो ग्रोथ रुक जाएगी। इम्यूनिटी, हमारी शरीर की जो इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कि जो बाहर से आने वाले इन्फेक्शन है उनसे लड़ने की ताकत है, वो कम हो जाएगी। और वुंड हीलिंग, जो घाव कहीं हो जाते हैं, हम कहते हैं ना कि कहीं घाव हो गया है तो बाहर से सिर्फ इन्फेक्शन से बचाओ, हमारे शरीर की सेल के अंदर की प्रोसेस है वो अपने आप इसकी हीलिंग कर देगी। वो प्रोसेस सब में काम होता है जिंक का, वो अंदरूनी अपने आप से इनको हील करती है। लेकिन अगर इसी की डेफिशिएंसी हो जाएंगी तो जो वुंड यानी घाव भरने चाहिए वो भर नहीं पाएंगे। अब जिंक की डेफिशिएंसी होती क्यों है, अगर डाइट प्रॉपर नहीं ली जाई गई है या फिर माल एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो जिंक की डेफिशिएंसी हो जाती है। इस कंडीशन में जो हमारे सामने डिजीजेस या फिर सिम्टम्स आते हैं वो है ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ का, क्योंकि ग्रोथ में इसका रोल होता है तो ग्रोथ रुक जाती है। डिलेड सेक्सुअल मैचुरेशन, पुअर वुंड हीलिंग, पहले बताया था, स्किन लेजर्स बन जाते हैं कुछ कुछ, लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन, टेस्ट नहीं आता। लोग आते हैं ना बहुत सारे कहते हैं टेस्ट पता नहीं चल रहा, खा रहे हैं सब कुछ हो रहा है पता ही नहीं चल रहा, मीठा है खट्टा है कैसा है कोई टेस्ट नहीं पता चल रहा, तो एक जिंक देना बहुत जरूरी हो जाता है, यानी कि जिंक की हो सकता है डेफिशिएंसी हो रही। नेक्स्ट और लास्ट हम आते हैं अपने सेलेनियम डेफिशिएंसी। सेलेनियम डेफिशिएंसी क्या है, ये जनरली हमें एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है, ठीक है। और अगर पुअर इनटेक रखा जाए या सॉइल डेफिशिएंसी हो जाए तो सेलेनियम की डेफिशिएंसी होती है। इन कंडीशंस में जो हमें डिजीजेस देखने को मिलती हैं वो होती है किशन डिजीज। किशन डिजीज में क्या होता है, कार्डियोमायोपैथी हो जाती है, ठीक है। और कार्डियोमायोपैथिक यानी कि ये सीधे सीधे आपके हार्ट को अफेक्ट करता है। किशन डिजीज, ये सब रेयर डिजीजेस हैं लेकिन देखने को मिलती है इनकी डेफिशिएंसी की वजह से। कैशन बैक डिजीज, ये एक प्रकार की ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ये हो जाता है। इंक्रीज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इम्पेयर्ड इम्यूनिटी, ये सारे के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर सेलेनियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो यहाँ हम ये बात समझेंगे कि अगर हमें जो हमने अभी तक कंडीशंस पढ़ी या डिजीजेस पढ़ी इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं तो हमें क्या करना होगा कि जो जो
कंडीशन जिन जिन वाइटमिन्स की वजह से या मिनरल की डेफिशिएंसी में देखने को मिल रहे हैं उनकी हमें पूर्ति करनी होगी। हमें पहले तो रोकना होगा कि किस वजह से उनका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा, अगर कोई सिस्टमिक डिसऑर्डर है, या फिर हमें देखना होगा कि हम डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे तो उसकी कमी पूरी करनी होगी। साथ ही साथ अगर वो कमी ज्यादा मात्रा में है और वो डिजीज के रूप में सामने आ चुकी है तो हमें एज ए सप्लीमेंट भी उसे बाहर से देना होगा। दिस इज द ऑल, जो आप एक शॉर्ट वे में, वैसे तो बहुत सारे और भी हैं पढ़ने के लिए, पर ये मेन है जो आपको ट्रेस एलिमेंट्स यानी कि मिनरल्स और जो वाइटमिन्स हैं वो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। इन केस कोई भी क्वेश्चन पुट ऑन होता है तो आपको पहले तो ये डिसाइड करना होगा कि क्वेश्चन आपसे लॉन्ग फॉर्म में पूछा गया है कि शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया है। ओके, शॉर्ट फॉर्म में पूछा गया है तो सीधे सीधे आपको इतना डिस्क्राइब करना है, एक उसकी डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन के बाद आपको उसके टाइप्स बताने हैं, यानी क्लासिफिकेशन बताना है। क्लासिफिकेशन में जैसे मैंने बताया वाटर सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है, फिर उसके बाद आपके आ जाते हैं मिनरल्स वाले पार्ट में मैक्रो एलिमेंट्स हैं और एक ट्रेस एलिमेंट्स हो गए। वहां उसके नीचे नीचे उनके नाम दे रहे हैं, और साथ ही अगर वो आपका क्वेश्चन शॉर्ट से थोड़ा बड़ा आ रहा है तो वहां पे पॉइंट वाइज आपको एक एक वाइटमिन का नाम लिख के सिर्फ 2-2 पॉइंट लिख देने हैं। यानी इनका फंक्शन अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो मेन बस लिख लीजिए कि किस वजह से, यानी डाइट प्रॉपर ना लेने की वजह से, या अल्कोहलिज्म की वजह से, या फिर ड्रग इंड्यूस की वजह से इसकी डेफिशिएंसी हुई है, और इनकी डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली, वैसे तो इनकी डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारे रोग होते हैं, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर कंसाइज करके आपको वो सिम्टम्स और डिजीजेस बताए गए जो कि कॉमनली जनरली हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको भी बस हेडिंग डाल के उस विटामिन की डेफिशिएंसी नीचे पॉइंट वाइज एक एक 2-2 पॉइंट डाल देना है कि हमें इस विटामिन की डेफिशिएंसी होने पे ये डिजीज देखने के लिए मिलेगी। ओके।